अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई हनफी भाई हम सबमिट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। यहाँ पर टेबल मैंने सारी की सारी लिख ली है जो कि अब न्यू न्यू नहीं मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। क्वेश्चन है हाउ मेनी नैनोमीटर्स और क्यूबिक नैनोमीटर्स आर इन अ क्यूबिक माइक्रोमीटर। सही है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ नैनोमीटर्स को देख लेते हैं। सही है, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन अ माइक्रोमीटर। सही है, यानी एक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर्स होते हैं। अब ये निकालने के लिए ना कि कितने होते हैं, नॉर्मली ये करने के लिए आपको असल में एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप टेबल लिखो। सही है, और उस टेबल के अंदर ये जो दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। सही हो गया। फॉर एग्जांपल आप करो -6 -9, सॉरी सॉरी, हम देखो -6 और -9, ये दोनों नेगेटिव्स ना ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ ही हैं। आपको अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा माइनस लगाने हैं दोनों के दरमियान में। सही है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +9, आगे -6। सही है, 9 - 6 लिख दो, और 9 - 6 आपको देगा 3। ओके हो गया। तो यानी आप कह सकते हो कि एक माइक्रोमीटर के अंदर होते हैं 10⁻³ नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स। ओके ब्रदर्स। अब अगर आप क्वेश्चन को अगेन पढ़ो तो उन्होंने नैनोमीटर्स कितने होते हैं क्यूब माइक्रोमीटर्स में ये नहीं पूछा था। ये तो हमने अभी किया है ना, ये तो फर्स्ट स्टेप था। असल में पूछा उन्होंने ये हुआ था कि कितने क्यूबिक नैनोमीटर्स होते हैं एक क्यूबिक माइक्रोमीटर में। सही है, तो इस वजह से आपको पहले तो नॉर्मल वाला कर लेना है, यानी बगैर क्यूबिक के। आप समझो क्यूबिक तो दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, ये आपके पास पहला आंसर आ गया। सही है, या फिर आप कह सकते हो पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। क्या क्या स्टेप नंबर 2 होगा, वो होगा कि अब आप दोनों साइडों पर क्यूब लगा दो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है, फिर आपको दोनों साइड्स पर क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्यूब दोनों साइड्स पर। सही है, तो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इस पूरे को एक क्यूब, और 10⁻³ नैनोमीटर्स इस पूरे को भी आप एक क्यूब दे दो। सही है, अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इस वाले क्वेश्चन का सिर्फ क्वेश्चन, अब आप पूछोगे कि ये 2 कहाँ से है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 2 स्क्वायर है और मैं इसके ब्रैकेट के बाहर एक और 2 लगा देता हूँ, तो असल में होता ये है कि ये जो बाहर वाली पावर होती है ना, ये अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है, तो ये हो जाएगा 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2⁻4। ऐसे होगा। और आई थिंक 2⁻8 2⁻4 असल में 8 होती है शायद, सॉरी 16 होती है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 16। बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर करना है। ये जो 3 है ये अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 3, सॉरी 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जार 9 नैनोमीटर्स। और यही आपका आंसर है, सी। हो गया, एक और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए एक और चीज़ ये कि इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन में तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक और चीज़ ये कि वो जो हमारा पुराने वाला कॉन्सेप्ट होता था ना कि हम बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, कब मल्टीप्लाई करना होता है कब डिवाइड करना होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। यानी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि यार मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने -9 -6 अगर मैं फॉर एग्जांपल कर देता तो मेरे पास तो आंसर -3 आना था। सही है, तो यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस ही चलती है कि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो या फिर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो। सही हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हें मीटर से किलोमीटर में जा रहा हूँ, मीटर छोटी यूनिट है और किलो बड़ी यूनिट है, और किलोमीटर बड़ी यूनिट है, इस वजह से आप इसको पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करोगे।
हाँ जी, अगर तो आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे मीटर को 10 raised to the power +3 से करोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, उल्टा जा रहे हो आप, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 raised to the power -3 से। सही हो गया। तो इवन दो, देखो यहाँ पर ना वर्किंग करते हुए मैटर नहीं करता कि आप -9 को पहले रखो या फिर -6 को पहले रखो। आंसर आपके पास या तो +3 आएगा या फिर -3 आएगा। अब आपने डिसाइड खुद करना है कि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो या फिर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो। उस हिसाब से आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का साइन रखना होगा। और मैं अब वाइट से इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, रेड तो नज़र भी नहीं आ रहा है। सॉरी। समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल पिछले दो क्वेश्चन जो हमारे आए थे ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आपने इसमें टाइम विच इज द पीरियड ऑफ द सिग्नल, उन्होंने आपकी टाइम पे सेटिंग बताई हुई है। और वही 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 इज इक्वल टू नहीं, F इज इक्वल टू 1 1। मेरी राइटिंग कितनी प्यारी है, तंज कर इज डिवाइडेड बाय टी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आपने इसका पीरियड निकाल लेना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह से बॉक्सेस एक ग्रिड दी हुई थी, यहाँ पर ग्रिड अवेलेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने बता दिया कि एक बॉक्स, क्योंकि बॉक्स तो है नहीं तो उन्होंने सेंटीमीटर बोल दिया, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लाइन 10 सेंटीमीटर की ना, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मिली सेकेंड्स को। सही हो गया। तो आपने स्केल से लेकर इसको मेजर करना है। अब एक, ओह वेट अ सेकेंड, बल्कि मैंने अभी फार्मूला लिखा था ना, F=1/t, आपको इस फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं है पीरियड निकालने के लिए, क्योंकि पीरियड होता है एक वेव का टाइम, एक सिर्फ एक वेव का पीरियड। और आपको पता है और आपको पता है कि एक वेव की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें कैसे पता चलती है, या तो वो एक क्रेस्ट या फिर ट्रफ से लेकर दूसरे क्रेस्ट या फिर ट्रफ तक होगा। और एक चीज़ जो कि मैं क्लियर करना भूल गया था वो ये थी, सिर्फ क्लियर करना नहीं भूला था, वो कॉन्सेप्ट ही मैं भूल गया था। जो ये नीचे होता है, जो नीचे वाला होता है उसको आप बोलते हो ट्रफ, और जो ऊपर वाला इस तरह का क्या बोलूं इसे, हिल सी बनी होती है या पीक होती है, इसको आप बोलते हो क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरी क्रेस्ट क्रेस्ट तक, और या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरी ट्रफ तक आपका एक पीरियड होता है। सही हो गया। अब आपको, ऑब्वियसली मैंने अभी भी पेज पे मेजर किया, आपके सामने तो नहीं कर सकता ना, लेकिन आपको भी खुद ही अपने पास पेपर्स में स्केल लेकर खुद से मेजर करना होगा। और मेरी जो स्केल से मेरे पास मेजरमेंट आई थी सेंटीमीटर्स में, वो आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला मैंने मेजर किया था। आप बाकी ग्रेस से ग्रेस भी कर सकते हो, मेजरमेंट आपके पास सेम आएगी। हम सबकी मेजरमेंट वैसे सेम नहीं होगी। वो मेजरमेंट मेरे पास आई है 2.2 सेंटीमीटर। हम सबकी थोड़ी सी ये डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारे पास जो बुक है या फिर आपने जो पास पेपर प्रिंट किया हुआ है, वो प्रिंटर की अपनी एक सेटिंग होती है, पेज सेटिंग। ये पता, यानी आपका जो प्रिंटर है वो किस स्केल के ऊपर प्रिंटिंग करता है, उसके हिसाब से आपकी जो शेप है ना, ये थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है। इसलिए हम सबकी मेजरमेंट्स जो हैं, और काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, उस वजह से हम सबकी जो मेजरमेंट है थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। खैर, लेकिन मेरी 2.2 है। अब इसका पीरियड हम इजीली निकाल सकते हैं, तो बस एक स्टेप वाला क्वेश्चन है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स। तो फिर 2.2 सेंटीमीटर कितना होगा, 2.2 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 × 2.2। सही है, इतने मिली सेकेंड्स, और इसका आंसर आपके पास आएगा 11। सही है, 11 मिली सेकेंड्स। और हमें जो आंसर दिया हुआ वो मिली में नहीं दिया हुआ, इस वजह से मिली की बजाय हम लिखेंगे 11 × मिली का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, हो 10 - 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो इन सब से सबसे ज़्यादा करीबी कौन सा हो सकता है। ब्रदर्स, आई थिंक मैंने यहाँ पर स्केल वाली बात करके थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। असल में इस क्वेश्चन को आपने करना है ऐसे है कि, देखो, एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक ये होता है आपका पीरियड, जिसका सिंबल होता है टी। सही हो गया। आपकी जो एक वेव होती है ना, वो या तो ऐसे होती है
या फिर वो ऐसे होती है। यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप ऐसे देखते हो, ये एक वेव है। वेव का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, उसका तरीका ये होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियड निकाल के दो, पीरियड एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक, या फिर एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक होता है। ये वाली बात समझ आ गई। अब देखो, हमने ना अब करना कुछ ये है बगैर स्केल के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बगैर स्केल वाला मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यहाँ पर आपने करना ही है कि आप इसमें से काउंट कर लो कि आपके पास वेव्स कितनी है। देखो, पहली एक वेव तो यहाँ तक होगी, सही है। थोड़ा सा और करो तो दूसरी वेव यहाँ तक हो गई। थोड़ा सा और करोगे, एक और वेव यहाँ तक हो गई। तो यहाँ तक आपके पास थ्री वेव्स हो गई है ना, सही हो गया। यहाँ पर, यहाँ पर असल में ये ऐसे बनना था, यानी आपके पास यहाँ तक 0.5 एक और वेव आ गई, हाफ वेव है। तो टोटल मिलाकर आपके पास 3.5 वेव्स हैं। तो अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इस पूरे सी आर ओ पे, जिसपे हमें ग्रिड नहीं दी हुई, उसके ऊपर टोटल 3.5 वेव्स हैं। और 3.5 वेव्स ने टोटल कितनी जगह ली हुई है, पहले मुझे ये लिखना चाहिए था। 10 सेंटीमीटर्स हमें देते हैं 3.5 वेव्स। ओके हो गया। अब यार देखो, आप अगर पीरियड की डेफिनेशन याद रखोगे ना, पीरियड की डेफिनेशन ये होती है वो टाइम जो कि एक पूरे साइकिल को यानी एक पूरी वेव को गुजरने में, किसी एक पॉइंट से गुजरने में लगे। सही हो गया। तो अब, बल्कि मैंने पहले सही लिखा हुआ था, इस अरेंजमेंट में ये लिखना था 3.5 वेव्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने पीरियड निकालना है। पीरियड होता है एक वेव का टाइम। अब हम पहले टाइम नहीं निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि एक वेव का कितने सेंटीमीटर बन रहे हैं। तो अगर 3.5 वेव्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फिर वन वेव का कितना बनेगा। आप 3.5 को राइट साइड पे ले जाओगे, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा 3.5। तो 10 डिवाइडेड बाय 3.5, 10 डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल्स टू 2.857 और ब्ला ब्ला, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, लेकिन खैर यहाँ तक मैं बस ये थ्री डेसिमल पॉइंट्स, थ्री डेसिमल प्लेसेस तक लिखी थी, पहुंच नहीं, थ्री डेसिमल प्लेसेस तक। 2.857, इतने ज़्यादा सेंटीमीटर लगते हैं एक वेव को कंप्लीट होने में। और जगह ख़त्म हो गई, इस फिर से मैं बाकी वर्किंग राइट साइड पे कर रहा हूँ। देखो, आपको पता है कि एक सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मिली सेकेंड्स को, या फिर हम लिख सकते हैं एक सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि ये उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं मिली का। इतने सेकंड्स को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करे, तो फिर 2.857 सेंटीमीटर कितने सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। आप लिखोगे 5 × 10 रेज़ टू द पावर -3, सही है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.857, आपके पास आंसर आएगा 0.01428। और अगर 28 आप ना भी लिखो, सिर्फ 0.014 तक लिख लो, तब भी काफ़ी है। इतने सेकंड्स आपके पास उसका पीरियड आ जाएगा। अब 7.1 तो हो नहीं सकता, इस वजह से ना ही आंसर सी होगा ना ही आंसर ए होगा। इट कैन ईदर बी बी, या फिर आंसर आपका डी हो सकता है। लेकिन आंसर आपका डी है, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि अगर आप देखो 0.04 है ना, इसको आप 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 - 2 की तरह भी तो लिख सकते हो ना। क्योंकि अगर ये जो मेरे पास पॉइंट है, अगर मैं इसे 1 2 यहाँ पर ले आऊँ और ये पॉइंट यहाँ पर लगा दूँ, तो ये 1.4 बन जाएगा। साथ मुझे, क्योंकि मैं राइट साइड पे गया, मुझे -2 लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। और अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं भी याद, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म वाला, नोटेशन में कन्वर्ट करने वाला, वो जो भी कॉन्सेप्ट होता था, तो आप बस अपने कैलकुलेटर में 1.0 पॉइंट, आप अपने कैलकुलेटर में 0.014 लिख के उसे, नहीं बल्कि सॉरी, बल्कि आप डी को अपने कैलकुलेटर में लिखोगे, तो भी आपके पास इजीली आंसर आ सकती है। यानी आप कैलकुलेटर की हेल्प लेकर भी कन्वर्शन कर सकते हो, मेरे कहने का मकसद है, इस वजह से आपका आंसर डी होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम क्वेश्चन की सिचुएशन को समझेंगे, सही है।
थर्मिस्टर थर्मिस्टर असल में एक रेजिस्टर ही होता है। थर्मिस्टर इज अ रेजिस्टर। लेकिन इसके अंदर मज़े की बात ये होती है कि अगर तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर आप राइज करोगे ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। और वॉइस वर्सा, यानी अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा करोगे तो फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा उसका। तो थर्मिस्टर को आप एज ए रजिस्टर इमेजिन करो, बस उसका टेम्परेचर से थोड़ा सा लिंक होता है। और ये जो एमीटर होता है, एमीटर बस करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, CURRENT। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बताया ये कि हमारे पास एक एमीटर है जिसको हम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। कैलिब्रेट ये कि, एक सेकेंड बस देखो, हमारे पास नॉर्मली जो स्केल होता है, फॉर एग्जांपल बाइक के ऊपर जो हमारे पास स्केल होता है इस तरह का, या फिर एमीटर के ऊपर जो हमारे पास इस तरह का स्केल होता है, जो इस तरह के स्केल्स होते हैं, इस स्केल को इसके ऊपर 1 2 3 4 लिखना, आई मीन इसकी स्केलिंग करने को ना हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलिब्रेशन। अब एमीटर पहले से कैलिब्रेट हुआ हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 4 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, इस ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसको हम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं एज अ थर्मामीटर। सही है। यानी हमारे पास जो सर्किट है ना, ये हम थर्मामीटर के लिए यूज़ करें, इसको हम एक थर्मामीटर बना रहे हैं।